Hello everyone. My name is Sakshi from St. Peter's Law Academy and I'm back with another video. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्रिन के बारे में जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब ये जो डॉक्ट्रिन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 जो कि इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। अब आपको जैसे पता है आई एम टेकिंग अप अ न्यू सीरीज ऑफ जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स जिसके अलग अलग जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स के बारे में मैंने अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी तक डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में। सो जुड़े रहिए ऐसी और वीडियोस के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी एंड टेल अस डाउन इन द कमेंट्स बिलो कि आपको और किस टाइप की प्लेलिस्ट चाहिए होंगी। Now coming back to the video, this is the doctrine of colorable legislation. अब बिफोर हम डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल 7 के बारे में। अब एज वी नो शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल आपके देयर अबाउट 100 सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट में 60 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स। अब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या डिफरेंस है? यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर आपका सेंटर लॉ बना सकता है। तो आपकी पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अब ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स है अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट्स है आपके डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, आपके जो एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट्स जो आपके वर्ल्ड नेशन वाइड आपके एक्सटेंड करते हैं उसके ऊपर आपका पार्लियामेंट लॉ बनाता है। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करें स्टेट लिस्ट के, फॉर एग्जाम्पल आपकी पुलिस हो गई, पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, पब्लिक सैनिटेशन हो गया, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसपे बोथ स्टेट और सेंटर लॉज बना सकते हैं। अब एक ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके मैरिज, डिवोर्स, आपके क्रिमिनल लॉज, तो आप इस रिस्पेक्ट में आपके सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। अब शेड्यूल 7 में ये पूरा बाइफर्केशन, पूरा डिवीजन ऑफ पावर्स टू मेक लॉज दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें आर्टिकल 246 के बारे में, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 246 बोलता है कि जो आपका पार्लियामेंट है वो आपकी यूनियन लिस्ट के ऊपर सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर बना सकते हैं। और इन केस इन तीनों लिस्ट में कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक ना दिया गया हो तो उस पर पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल होगा। अब इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कैसे मैटर करती है और कैसे आती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था। First of all, the Britishers adopted this doctrine, that is the doctrine of colorable legislation, from the Canadian Constitution basically. जो भी आपकी कैनेडियन पार्लियामेंट थी उनका डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन था, उनसे आया था एंड वो ब्रिटिश जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट किया था। और इंडिपेंडेंस के बाद वो थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस और आपकी जो भी लीगल इंटरप्रिटेशंस है उसके थ्रू इंडिया में अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो हमने बात करी कि कैसे इस डॉक्ट्रिन को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। इसका ओरिजिन एक लैटिन मैगजिम से भी है। इस लैटिन मैगजिम को मैंने बोर्ड पे लिखा है, इट इज क्वांडो एलिक्विड प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एट पर ऑब्लिकम। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं जनरली बात करूं बहुत ही सिंपल टर्म्स में, तो इसका मतलब ये होता है कि इफ यू कैन नॉट डू एन एक्ट डायरेक्टली, इट शुड नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। ठीक है, समझ आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज डायरेक्टली नहीं की जा सकती ना तो उसको आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। अब इसको हम स्टेट लेजिस्लेचर, किसी लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ पास करता है उसके रिस्पेक्ट में समझते हैं। तो अगर लेजिस्लेचर जो है कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कोई अथॉरिटी है बेसिकली, उसको अगर किसी लॉ के बनाने की पावर नहीं है, द अथॉरिटी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू पास अ लॉ, वो उस लॉ को इनडायरेक्टली भी पास नहीं कर सकती। अगर वो डायरेक्टली पास नहीं कर सकती उसको एक कलर डाल के, कलरेबल लेजिस्लेशन के प्राइमा फेसाई कुछ और बोल के वो पास नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर कोई सेंटर लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस पर सिर्फ आपका सेंटर लॉ बना सकता है। अब
स्टेट लेजिस्लेचर प्राइमा फेसाई ये बोल के कि नहीं ये तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एक सेंटर लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकता। तो स्टेट फॉर एग्जांपल अगर हम डिफेंस की बात करें, ठीक है, मिलिट्री वगैरह से रिलेटेड किसी लॉ की बात करें, तो उस वो तो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपका पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो स्टेट ये बोल के कि प्राइमा फेसाई अरे ये तो मिलिट्री से रिलेटेड है ही नहीं, ये पुलिस से रिलेटेड है, लेकिन ये एंक्रोच कर रहा है डायरेक्टली आपके मिलिट्री पावर्स के ऊपर, तो वो एक कलरेबल लेजिस्लेशन के तौर पे माना जाएगा और वो अमाउंट करेगा फ्रॉड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकता है, अल्टा वायरस डिक्लेयर कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट डिक्लेयर कर सकता है, बोल सकता है कि फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली अगर कोई चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप उसे इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब। तो अगर हम इस डॉक्ट्रिन के प्राइमरी पर्पस की बात करें कि इस डॉक्ट्रिन का प्राइमरी पर्पस क्या है, क्यों यूज होती है डॉक्ट्रिन, तो ये यूज होती है टू चेक द कॉम्पिटेंसी ऑफ द लेजिस्लेचर हु इज पासिंग अ पर्टिकुलर लॉ। अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ पास कर रहा है तो उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए, अगर सेंटर कोई लॉ पास कर रहा है तो उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए कि क्या वो शेड्यूल 7 में आता है, क्या वो शेड्यूल 7 की लिस्ट जिसपे अथॉरिटी दी गई है किसी पर्टिकुलर बॉडी को, क्या वो बॉडी कॉम्पिटेंट है इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट तो कॉम्पिटेंट है, तो उस पर कलरेबल लेजिस्लेशन नहीं डिसाइड होगा। पर अगर सेंटर स्टेट के लिस्ट के सब्जेक्ट पे बना रहा है तो उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए, या स्टेट सेंटर लिस्ट के सब्जेक्ट पे बना रहा है तो उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई होता है। अब आप लोग, कुछ लोगों का बहुत ही कंफ्यूजन होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के डिफरेंस के बारे में, जो अब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिफरेंस होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन में? कई लोगों को लगता है कि सिमिलर ही तो है, अगर शेड्यूल 7 और आर्टिकल 246 से रिलेटेड है, दोनों ही डॉक्ट्रिन्स इन दोनों आर्टिकल्स और शेड्यूल से रिलेटेड है, तो डिफरेंस क्या है एक्चुअली? दोनों ही कॉम्पिटेंसी चेक करी है, तो कैसे हम इस पे बाइफरकेट करेंगे, कैसे हम इनका डिफरेंस मार्क करेंगे और कैसे ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होंगी? तो पहले हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एक लेजिस्लेशन का, एक लॉ का ट्रू नेचर और एसेंस जानने के लिए यूज की जाती है कि हाँ, अगर स्टेट ने किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अगर कोई लेजिस्लेशन पास किया है और अगर वो थोड़ा सा इंसिडेंटली एंक्रोच कर रहा है किसी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे, तो क्या वो पूरे जो एक्ट है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा? नहीं। इंसिडेंटल एंक्रोचमेंट बहुत ही कॉमन चीज है, ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्लीट बाइफरकेशन होगा, कंप्लीट बाइफरकेशन क्लियर डिस्टिंक्शन होगा दोनों लिस्ट में। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉ बना रहे हो तो हो सकता है कि किसी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में वो एंक्रोच कर जाए, ये बहुत सारे केसेस में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, जब हमारे 1951 में FN बलसारा का केस हुआ था तो प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस स्टेट का सब्जेक्ट था, बट वो कहीं ना कहीं इंसिडेंटली इंक्रोच कर रहा था यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे जो कि ट्रेड एंड कमर्स से रिलेटेड है। लेकिन वो पूरे ही लॉ को, पूरे ही प्रोहिबिशन एक्ट को आप उस पर इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते, यही आपके कोर्ट ने हेल्ड किया था। अगर अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कॉम्पिटेंसी चेक करता है किसी लेजिस्लेचर की कि वो लॉ बना सकता है कि नहीं। तो प्राइमा फेसाई तो वो लॉ ऐसा बोला जा सकता है कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, बट एक कंप्लीटली अगर यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर एंक्रोच कर रहा है तो उस पे आपका कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, क्या ये लेजिस्लेशन कलरेबल है या नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन में। यहाँ पे ट्रू एसेंस चेक हो रहा है, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी ऑफ द लेजिस्लेचर चेक हो रहा है। यहाँ पे अगर कलरेबल लेजिस्लेशन है कोई तो वो मोटिव या इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में बात नहीं करती है, वो सिर्फ उस कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करती है कि ये लेजिस्लेचर के पास पावर थी या नहीं थी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डॉक्ट्रिन्स। अब हमने सिंस डॉक्ट्रिन डिस्कस करी है तो इससे रिलेटेड अब एक लैंडमार्क केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। तो इस केस का नाम है RS जोशी वर्सेस अजीत मिल्स, ये 1977 का केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि जो वर्ड्स यूज हुए हैं कलरेबल लेजिस्लेशन के टर्म्स में, जैसे फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कलरेबल लेजिस्लेशन, ये एक्चुअली लेजिस्लेचर के मोटिव या इंटेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कॉम्पिटेंसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर लेजिस्लेचर है, ये पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है इस लॉ को बनाने के लिए, दस मेकिंग इट अल्ट्रा वायरस टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली ये कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन आपको किसी एक्ट की कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करती है जो बॉडी उसे बना रही है। That is why the court in this particular case clarified the meaning of the doctrine of culpable legislation and the use of the words fraud on the constitution. So that's all from my side, everyone. This was the doctrine of culpable legislation. I hope you guys were clear enough on what was the origin, what is the meaning, where it was derived from, and also the difference between the doctrine of pith and substance and culpable legislation. So thank you, everyone. That's all from my side. Keep watching St. Peter's Law Academy. Like, share, and subscribe. And tell us down in the comments below what more videos do you need. Thank you.